अच्छा जी, रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल हमने रिकॉर्ड कर ली, जिस डेबिट हो गया, और उसके बाद पेएबल है। पेएबल आपको पता है फैक्ट्री ने रिकॉर्ड करनी नहीं, तो हमने जीएल लिख लिया। तो 2 लाख हमने क्या, 2 मिलियन हमने जीएल में, जनरल लेजर में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब वेजेस कंट्रोल हमने फैक्ट्री में डेबिट कर दिया, तो हेड ऑफिस तो वेजेस को रिकॉर्ड नहीं करता, तो हमने कहा भाई फैक्ट्री लेजर ओपन करो, वहाँ से आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा कि ये 2 मिलियन हमने कहाँ पे स्पेंड किए हैं। तो फैक्ट्री लेजर हमने डेबिट कर दिया, और क्वेश्चन में फिर उसने कहा था ये 1 मिलियन हमने कहा था कि किसका है, एडमिन एंड सेलिंग का, एडमिन एंड सेलिंग का। ठीक है, तो एफ एल डेबिट हो जाएगा और एडमिन एंड सेलिंग जो है वो डेबिट हो जाएगा। एडमिन एंड सेलिंग 1 मिलियन से, ठीक है जी, और 2 मिलियन से फैक्ट्री लेजर डेबिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा, और अब हमने पेबल रिकॉर्ड कर, अब पेबल में से दो पेबल, प्रोविडेंट फंड तो नहीं है हमारे पास, एक विद होल्डिंग टैक्स पेबल है। ठीक है, वो आ जाएगा हमारे पास डेबिट में, क्रेडिट में, विद होल्डिंग टैक्स पेबल, विद होल्डिंग टैक्स पेबल, और पेबल टू एम्प्लॉय जो हमारे पास सैलरी आएगी, पेबल टू एम्प्लॉय, ये बैलेंसिंग आ जाएगी। पेबल टू एम्प्लॉय जो आएगी वो हमारे पास बैलेंसिंग आएगी। पेबल टू एम्प्लॉय, ये बैलेंसिंग आती है। ठीक है ना, अच्छा, अब विद होल्डिंग टैक्स देखिए उसने कितना लगाया हुआ है, विद होल्डिंग टैक्स सवाल में देखिए कितना लगाया हुआ है, 8%। 8% किसके ऊपर लगा है, पे रोल के ऊपर लगा है। 8% फॉर पे रोल टैक्स, दैट ऑफिस प्रिपेयर द पे रोल एंड डिडक्ट 8%। अब मुझे बताएं 8% किसके ऊपर लगेगा, 2 मिलियन के ऊपर या 3 मिलियन के ऊपर लगेगा? 8% किसके ऊपर लगा होगा, 2 मिलियन या 3 मिलियन के ऊपर? सारी की सारी पे रोल के ऊपर लगा हुआ है ना, तो टैक्स किसके ऊपर लगना है, 3 मिलियन के ऊपर लगना। ठीक है, तो ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 3 मिलियन का 8%, जी जनाब कितना आता है, 240,000। सो 240,000 हमने यहाँ पर आ गया, और बैलेंसिंग हमारे पास आ जाएगा पेबल। तो देखें 3 मिलियन में से माइनस करें, 3 मिलियन से माइनस करें 240, या 3 मिलियन का 92% ले लें जी, 2760,000, ये हमारे पास पेबल टू एम्प्लॉय आ गया, और ये हमारे पास आ गया था बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने एंट्री रिकॉर्ड कर ली, वो डेबिट हो गया, और ये हमारे पास हजरात क्रेडिट हो गया। एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी, खैर ऊपर हमने एक एंट्री नहीं कंप्लीट की, इसको ज़रा कंप्लीट कर लें। तो 7750,000, 7750,000, ये हमारे पास एंट्री में लिखी, ठीक है जी। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल हो गया। रिकॉर्डिंग ऑफ पे रोल के बाद सेकंड हमारे पास एंट्री क्या होती है, चार्जिंग ऑफ पे रोल। अब चार्जिंग ऑफ पे रोल हमने करनी है, ठीक है जी। चार्जिंग ऑफ पे रोल पे यहाँ पे आ जाए ज़रा, ठीक है। अच्छा जी, चार्जिंग ऑफ पे रोल में हमें पता है कि जो हमारे पास वेजेस हैं, वेजेस हमारे पास कितनी हैं चार्जिंग ऑफ पे रोल में, 2 लाख। ये जो 2 लाख है, ये जो 2 लाख है चार्जिंग ऑफ पे रोल में, क्या करना है, इस 2 लाख को हमने क्या करना है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में, इन 2 लाख को हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, अच्छा जी,
अब आ जाए ज़रा चार्जिंग ऑफ पेरोल में आ जाए। चार्जिंग ऑफ पेरोल में देखें लेबर किन किन को चार्ज की गई है। डायरेक्ट लेबर कितने, ए के 6000, बी के 9000 और सी के 15000। तो ये हम चार्ज कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो मल्टीप्लाई क्या 75, सो 6000 मल्टीप्लाई बाय 75, 6000 मल्टीप्लाई बाय 75, ठीक है। फिर 9 इंटू 60, फिर 15 इंटू 65, ये हम कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय ए बी सी को। तो चार्ज हो रही है प्रोसेस ए को, वर्क इन प्रोसेस ए को, वर्क इन प्रोसेस बी को और वर्क इन प्रोसेस सी को। अच्छा, ए को कितनी चार्ज हो रही है जी, इंटू 70, बी को 9 इंटू 9000 इंटू 60 और सी को 15 इंटू 65। ठीक है। अच्छा जी, आंसर कितना आया, 450,000, 540,000, 975,000। डन हो गया। और डेबिट क्या कर देंगे, वेजेस कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल, ठीक है जी। सो वेजेस कंट्रोल को कर देंगे डेबिट। जी, मिलियन था, 2 मिलियन है। इन तीनों को टोटल करें 2 मिलियन बनता है। इन तीनों का टोटल क्या बनता है, रुक जाओ, 1965, 1965,000। इसका मतलब क्या हुआ, 1950,000। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो हमने बांटने इतने थे, 2 मिलियन से ये तो बांट दिए, फिर बाकी कहाँ गए होंगे, वह इनडायरेक्ट लेबर वाले होंगे। तो डायरेक्ट लेबर है, वर्क इन प्रोसेस तो डायरेक्ट लेबर है। इसका मतलब डायरेक्ट लेबर वालों को तो 1965,000 बांटा, बाकी फिर कौन होंगे, बाकी ये कौन होंगे, इनडायरेक्ट लेबर होगा फिर। और अगर इनडायरेक्ट लेबर है तो कौन डेबिट होगा, FOH होगा। तो FH यहाँ पे हमारे पास बैलेंसिंग आ जाएगा, FH हमारे पास यहाँ पे FH कंट्रोल क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग आ जाएगी। जनाब कितना आता है, 35,000। ये 35,000 हमारे पास बैलेंसिंग आ जाएगा। यहाँ तो कोई मसला, ये चार्जिंग ऑफ पेरोल हो गया। और अब देखना है हेड ऑफिस में इसका इंपैक्ट क्या आता है, हेड ऑफिस में इसका इंपैक्ट क्या आता है। चलें जी, आए जरा, हेड ऑफिस में कुछ आएगा यहाँ पे, हेड ऑफिस में देखा कुछ भी नहीं आ रहा, हेड ऑफिस में कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे, तो नो एंट्री आएगी। हेड ऑफिस में कुछ नहीं आने वाला यहाँ पे, ठीक है जी, हेड ऑफिस खाली है यहाँ पे। अच्छा जी, चार्जिंग ऑफ पेरोल हो गया भाई। अब क्या आ गया हमारे पास, पेमेंट ऑफ पेरोल, पेमेंट ऑफ पेरोल आ गई, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पेमेंट ऑफ पेरोल। क्या हुआ, हाँ हाँ क्या? हाँ तो वहीं जाएगा, यहाँ तो हेडिंग लिख रहा हूँ। कौन, वेजेस कंट्रोल, वेज कंट्रोल कहाँ बनता है, फैक्ट्री बनाता है, एफएच फैक्ट्री बनाता है, वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री का अकाउंट है ये फैक्ट्री के 3 अकाउंट है ना। ये वाले हैं यार, कल वाला किधर गया, ये मैं बना रहा था, किधर गया, ये देखो ना, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, वेजेस कंट्रोल फैक्ट्री बनाता है, रॉ मटेरियल फैक्ट्री बनाता है, वर्क इन प्रोसेस एफएच कंट्रोल फैक्ट्री बनाता है। ये तीनों अकाउंट बने ना, वेज कंट्रोल एफएच और वर्क इन प्रोसेस। तो हेड ऑफिस नहीं बताता, ये तो फैक्ट्री बनाते हैं। फैक्ट्री के 1 2 3 और एक 5वां फिनिश गुड का लेजर बनता है, ठीक है। तो ये जो होंगे आप चेक करें, इधर आओ, इधर आओ, ये देखो, ये वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री, एफएच कंट्रोल फैक्ट्री, वेज फैक्ट्री, कोई पेबल नहीं है, ठीक है। फैक्ट्री जनरल है, फैक्ट्री हेड ऑफिस में तो कुछ नहीं आने वाला, फैक्ट्री में आएगा सर। पेमेंट ऑफ पेरोल, हाँ पेमेंट ऑफ पेरोल का ताल्लुक फैक्ट्री से नहीं है, वो तो हेड ऑफिस है, तो फैक्ट्री में नहीं, आज फैक्ट्री में कुछ नहीं आएगा। तो फैक्ट्री में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, फैक्ट्री में कुछ नहीं आएगा यहाँ पे आज।
और रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल को रिवर्स करें इधर इधर, ये देखें कौन कौन पेबल होगा, ये डेबिट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, पेमेंट कर दी ना, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, डन हो गया। तो विदहोल्डिंग टैक्स पेबल डेबिट, withholding tax payable debit payable to employee डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट। अच्छा विदहोल्डिंग टैक्स कितना था यार, 240,000 और पेबल टू एम्प्लॉय कितना था, 2760,000 और टोटल कैश कितना गया हमारा 3 मिलियन का, कैश 3 मिलियन का चलेगा, ठीक है। और किसी की भी इनमें से कोई एंट्री भी जो है वो फैक्ट्री की नहीं है, तो फैक्ट्री में कुछ नहीं जाएगा आज। तो ये मेरा पेमेंट ऑफ पे रोल होगी, डन हो गया। तो लेबर की एंट्री खत्म होगी, अब किसकी एंट्री स्टार्ट हो जाएंगी, एफओएच की एंट्री स्टार्ट हो जाएंगी, एफओएच की। तो एफओएच में सबसे पहले अप्लाइड एफओएच कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। अप्लाइड एफओएच आ जाओ, अप्लाइड एफओएच की एंट्री क्या होती है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच कंट्रोल क्रेडिट, ठीक है जी। तो वर्क इन प्रोसेस ए है, वर्क इन प्रोसेस बी है और वर्क इन प्रोसेस सी है, और एफएच कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। और अप्लाइड एफएच का ताल्लुक वर्क इन प्रोसेस, आए जरा वर्क इन प्रोसेस जरा एंट्री से ढूंढ के लेकर आए जरा वर्क इन प्रोसेस की। अच्छा जी, फैक्ट्री ओवरहेड वाज अप्लाइड, अप्लाइड ओवरहेड क्या है 25 पर डायरेक्ट लेबर आवर, इसका मतलब 6000 मल्टीप्लाई बाय 25 आएगा, फिर 9000 मल्टीप्लाई बाय 25 आएगा, और फिर 15000 मल्टीप्लाई बाय 25 आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा अप्लाइड एफओएच आ जाएगा, डन बच्चों। चलें लिखवाएं जरा, शाबाश। तो पहला क्या था 15 मल्टीप्लाई बाय 25, अच्छा 6000 है, 6000 9000 और 15000 और 25 अच्छा जी। वर्क इन प्रोसेस पहला का आंसर क्या आया 150,000 देन 225। ये क्वेश्चन ये ना एंट्रीज के आसान होते हैं पर लेंथी बड़े होते हैं। देन टोटल 750,000। कोई इनमें से हेड ऑफिस से रिलेटेड कोई चीज़ है, नहीं है, तो हेड ऑफिस में कुछ नहीं आने वाला, नो आएगा, तो हेड ऑफिस में कुछ नहीं आने वाला। ये अप्लाइड एफओएच हमारे पास आ गई, ठीक है जी। एक्चुअल एफओएच लिख लेते हैं। एक्चुअल एफओएच में एक्चुअल एफओएच कितने आ जाए, सवाल में सवाल में एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड अमाउंटिंग 7 लाख इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, कहता है 7 लाख है, उसमें क्या है डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, ऑन मशीनरी अमाउंटिंग टू ₹4 लाख। ऑल पेमेंट वर मेड बाय हेड ऑफिस, सारी पेमेंट कौन करता है, हेड ऑफिस करता है, सारी पेमेंट कौन करता है, हेड ऑफिस करता है। इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन तो मशीन के ऊपर है, क्या ये फैक्ट्री का खर्चा है, एफओएच है, डेप्रिसिएशन मशीन एफओएच ही है, क्योंकि ये मशीन फैक्ट्री में है,
ये डेप्रिसिएशन एफओएच है, ये फिक्स एफओएच है, फैक्ट्री का खर्चा है, तो ये कौन है? एफओएच है 7 लाख। 7 लाख कौन है? एफओएच है, ठीक है। तो क्या कर दूंगा? एफएच कंट्रोल डेबिट कर दूंगा, एफएच कंट्रोल डेबिट कर दूंगा, डन हो गया, क्लियर? क्या हुआ? तो एफएच डेबिट कर देते हैं, ठीक है। चलिए आए जरा यहाँ पे। अच्छा, डेप्रिसिएशन ऐसे दी हो जैसे माइनस करनी हो। नहीं, वो क्यों दी हुई है मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 7 मिलियन। क्या था? 7 मिलियन में जो मशीन की डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे पास गिवन है। मशीन की जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है? हमारे पास गिवन है। इसका मतलब एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड, एक्चुअल फैक्ट्री जो खर्चा हुआ है वो 7 मिलियन का, 7 लाख का हुआ है, ठीक है। उसमें वो कह रहा है कि 4 लाख की इसमें जो डेप्रिसिएशन और मशीन पड़ी हुई है, ये जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस हैं, ये जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस हैं, मशीन की, बिल्डिंग की, डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स बनाना है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन के करना है, ये सारे के सारे जो है वो हेड ऑफिस करता है, ठीक है। तो जब हम हेड ऑफिस की एंट्री करेंगे तो 4 लाख जो है ये हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा होगा मशीन की डेप्रिसिएशन, ठीक है। लेकिन ये खर्चा हेड ऑफिस का नहीं है, खर्चा किसका है? फैक्ट्री का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फैक्ट्री को डेबिट कर देंगे, एक्चुअल एफएच आ गया तो हम क्या कर देंगे? एफएच कंट्रोल डेबिट बाय 7 लाख और जर्नल लेजर कर देंगे बाय 7 लाख, बाय 7 लाख, ठीक है। तो अब जर्नल लेजर में 7 लाख की ना बाइफर्गेशन करनी है, 7 लाख का बताना है हमने, 7 लाख का बताना है, एक्चुअल खर्चा हुआ। अब ये जो 7 लाख का खर्चा हुआ है, इस 7 लाख पे 2 खर्चे हुए, एक डेप्रिसिएशन का 4 लाख का और जो 3 लाख का खर्चा हुआ होगा, इसका मतलब वो कैश में एक्चुअल खर्चा किया होगा, वो ये बाइफर्केशन हेड ऑफिस शो करेगा। हमने तो हमारा तो 7, ये दोनों हमारे ही हैं, डेप्रिसिएशन भी मेरी है और एफओ भी मेरा ही, तो मैंने 7 लाख का फैक्ट्री में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन जब मैं हेड ऑफिस में जाऊंगा तो हेड ऑफिस की जब एंट्री करूंगा जनरल लेजर में, तो क्या करूंगा? कैश क्रेडिट बाय 3 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय 4 लाख, बस ये करना है। और ऊपर डेबिट में क्या कर दूंगा? एफएच कंट्रोल आना है ना, उसके लिए मैं एफएल लिख दूंगा, एफएल डेबिट कर दूंगा 7 लाख से। तो ये हेड ऑफिस ने क्या किया? 7 लाख की बाइफर्केशन शो करवा दी, बस यहाँ पे ये हुआ है, बस ये एक्चुअल एफएच आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे? अंडर ओवर निकाल लेंगे, अंडर ओवर निकाल लेंगे, ठीक है जी, अंडर ओवर निकाल लेंगे। अंडर आएगा ओवर आएगा तो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं क्या आता है, क्या लगता है? अंडर आएगा ओवर आएगा? तो अप्लाइड, अभी अंडर या ओवर नहीं लिख रहा, सी अप्लाइड ओवरहेड लिख रहा हूँ, तो देखते हैं अंडर आएगा या ओवर आएगा। एक्चुअल खर्चा कितना है? हेलो, एक्चुअल खर्चा कितना है? 7 लाख। अप्लाइड कितना है? अप्लाइड कितना है? दोबारा देखो, अप्लाइड कितना है? अप्लाइड कितना है? अप्लाइड कितना है? 750,000। यहाँ पे थोड़ा सा गौर कर लेना, आप दोबारा देखो, अप्लाइड कितना है, एक्चुअल कितना है? तो आप कहेंगे यार 50,000 का 50,000 का 50,000 का ओवर अप्लाइड आ गया, है ना? 50 ही बनता है ना यार, इससे 7.5 7 लाख के 50 ही बनता है ना? पर नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आओ जरा, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पे वो बैलेंस किधर गया? एफएच बैलेंस, ये वाला, ये देखो, चार्जिंग ऑफ पे रोल में ये एफएच बैलेंस ये भी तो आया था एक, इस 35 को भी तो कंसिडर करना है। और वर्क इन प्रोसेस में कौन सा आता है? एफएच। ये एफएच कौन है? ये एफएच कौन है? ये भी तो एफएच आया हमारे पास, क्या ख्याल है? तो जब हमने चार्जिंग ऑफ पे रोल किया, तो वहां पर ये भी तो है। तो ये जो हमारे पास
ये जो FOH है ये हमारे पास एक्चुअल FOH है, क्या ख्याल है? ठीक है ना? ये देखो कैसे पता चला, ये देखो वेजेस कंट्रोल डेबिट इतने, ये इनडायरेक्ट लेबर है, और इनडायरेक्ट लेबर कहाँ में जाता है? FOH में जाता है, तो इनडायरेक्ट लेबर है तो ये हमारे पास एक्चुअल FOH है, ये तो एक्चुअल FOH है, ये तो अप्लाइड, ये तो हकीकत में खर्चा हुआ, ये मेरा इनडायरेक्ट हकीकत में खर्चा हुआ, ये तो समझ आ रही है मेरी बात? यही है ना, ये तो यही वाला है, लेक्चर में देखिए, लेक्चर में ये तो ये वाला है, ये देखें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, एक्चुअल FOH, ये तो एक्चुअल FOH ही हो रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल मेरे पास 7 लाख नहीं है, 7,35,000 है, 7 लाख ये हो गया, और 35 ये वाला भी तो लेना है मैंने, ये भी तो लेना है मैंने, ठीक है? तो जब अंडर ओवर की कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे वैरायटी थी, अक्सर स्टूडेंट ने यहाँ पे मिस्टेक की थी, उन्होंने 50,000 अंडर ओवर लिया था, तो जब हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे अंडर ओवर की, अंडर ओवर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइड FOH, हमारे पास आ गया 7,50,000, और एक्चुअल FOH आ गया 750, ओह उल्टा नहीं लिख दिया मैंने, अप्लाइड 750 है, 7 लाख प्लस 35,000, यानी कि 735,000, ये हमारे पास एक्चुअल आया। अब बताएं, अभी भी ओवर अप्लाइड ही है, पर 15 का ओवर अप्लाइड है, तो पहले हम 50 के लिख रहे थे, भाई ये फर्क पड़ा, तो ओवर अप्लाइड आ गया कितने का, 15,000 का ओवर अप्लाइड आ गया, ठीक है जी। तो ओवर अप्लाइड का मतलब है कि हमने कॉस्ट को ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, कॉस्ट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, कॉस्ट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो एंट्रीज की क्या बनेगी, एंट्रीज की क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, वो मैंने यहाँ पे हेड ऑफिस में किया जाके, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट और FH कंट्रोल डेबिट, ये एंट्री होती है। ओवर अप्लाइड है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा रिकॉर्ड कर ले, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट FH कंट्रोल डेबिट, डन। और बैलेंसिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, जनरल लेजर कंट्रोल आ जाएगा, कितने से, 15,000 से, 15,000 से, डन। और यहाँ पे FL आ जाएगा 15,000 से, और ये कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होगी 15,000 से, ये हमारे पास एंट्री आ गई, ठीक है। यहाँ तक देख लें, कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें। जी बच्चों, तो हमें पता चल गया ओवर अप्लाइड है, तो हमने यहाँ पे हेडिंग में लिख लिया ओवर अप्लाइड आया, ओवर अप्लाइड आ गया, डन बच्चों। चलें सर आगे क्या आ जाए, आगे क्या रह गया हमारे पास, ये हमने एंट्री कर ली, अंडर ओवर भी कर लिया, अच्छा, और अंडर ओवर उसने कहा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ले जाओ, समटाइम कहता प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 3 था ये, पॉइंट नंबर, ये लिख लें ज़रा यार, ये पॉइंट नंबर 3 है, ये पॉइंट नंबर 4 है, ये पॉइंट नंबर 5 है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाए, जॉब A एंड B वर कंप्लीटेड, भाई A और B दोनों कंप्लीट हो गए, यानी कि दोनों फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गए हैं। जॉब A वाज सोल्ड, लो जी बेच भी दिया, कितने का, 2 मिलियन का, वन ऑफ द ऑटो मैन्युफैक्चरर ऑन क्रेडिट, द कस्टमर हाउएवर एग्री टू सेटल द ट्रांजेक्शन ऑफ 2% कैश डिस्काउंट, लो जी उसको डिस्काउंट अलाउड भी कर दिया, डिस्काउंट अलाउड भी कर दिया, तो ठीक है, अब डिस्काउंट अलाउड की भी खर्च एंट्री करूँगा, ठीक है। तो जॉब A और B दोनों कंप्लीट हो गए, और जॉब A जो है वो कस्टमर को बेच भी दिया, हालांकि जॉब B बेचा नहीं है, ठीक है, जॉब B बेचा नहीं है, वो नहीं बेचा, ठीक है। तो 2 जॉब्स कंप्लीट हो गए हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएंगे जॉब्स कंप्लीटेड।
एंट्री नंबर 6, जॉब्स कंप्लीटेड, A and B जॉब्स कंप्लीटेड, ए और बी दोनों की जॉब कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगर जॉब कंप्लीट होगी तो इसका मतलब क्या, ये वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड में चले गए, ये वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड में चले गए, तो क्या होगा, फिनिश गुड ए डेबिट, फिनिश गुड बी डेबिट, दोनों डेबिट हो गए होंगे, और यहाँ से वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस ए और वर्क इन प्रोसेस बी क्रेडिट हो जाए। डन बच्चों। अच्छा, अब एंट्री लिख के लेकर आनी है। अब आए जरा वर्क इन प्रोसेस को इकट्ठा करें, सारे वर्क इन प्रोसेस को इकट्ठा करें, या मैं येलो वाला कलर कर रहा हूँ। ए और बी हुआ ना, ए का ए लाख और 4.5 लाख और 1.5 लाख, और इसके अलावा नहीं है। ठीक है, तो बस ठीक है, जमा कर लो। 16 लाख आ गया। ठीक है, 16 लाख आ गया। ठीक है, आए जरा बी को जरा जमा करते हैं, फिनिश गुड बी, फिनिश गुड बी को देखते हैं जरा, फिनिश गुड बी पे आ जाए। बी में आइए ज़रा ऐड करना यार, बी में 2625 हो गया, 2625 हो गया, और 540 हो गया, और 225 हो गया। ठीक है, आंसर बताएं क्या आता है, ठहरा ज़रा, 3390,000। डन हो गया। 16,3390,000 हमारे पास आ गया। डन बच्चों। और हेड ऑफिस में क्या एंट्री करूँगा, कोई एंट्री नहीं करूँगा। फिनिश गुड, वर्क इन प्रोसेस दोनों के दोनों लेजर्स फैक्ट्री के होते हैं। डन हो गया। एक मिनट, 2625 प्लस 540 225। ठीक है, चलो जी आ जाए ज़रा लास्ट में आ जाए। गुड शिप टू कस्टमर, अगर गुड शिप टू कस्टमर कहते हैं इसका मतलब गुड सोल्ड होगी। ठीक है, अब गुड सोल्ड की एंट्री करनी है, और गुड सोल्ड कौन सी गुड सोल्ड हुई है जी, एक गुड सोल्ड हुई है ना, और कितने की सेल की है, कितने की सेल की चेक करें ज़रा, 2 मिलियन। इसका मतलब एग्री जे ये सोल्ड होगी, ये सेलिंग, ये सेल होगी, सेल प्राइस होगी, ये सेल हो गई। ठीक है, तो इसकी तो एंट्री करूंगा डेबिट, डाटा डेबिट सेल क्रेडिट। ठीक है, और अगर कैश डेबिट सेल क्रेडिट तो इसके अंदर एंट्री ये होगी। ठीक है, और लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, तो ये तो एंट्री ये करूंगा, डाटा डेबिट सेल क्रेडिट, इसकी एंट्री तो ये हो जाएगी, डाटा डेबिट सेल क्रेडिट 2 मिलियन की। क्या ख्याल है? ठीक है, लेकिन मसला ये है 2 मिलियन मिलने नहीं है, 2 मिलियन सेल तो 2 मिलियन की हुई है, पर डेटर से 2 मिलियन मिलने नहीं है, उसको 2% कैश देना है, उसको तो 2% कैश डिस्काउंट भी देना है। तो 2 मिलियन का 2% देखिए क्या आता है, 40,000। इसका मतलब 40,000 को क्या करना है, डिस्काउंट देना पड़ेगा। 40,000 को क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आए जरा सिंपल एंट्री लिखते हैं, फिर बाद में डिस्काउंट के मसले हल करते हैं। जरा गुड सोल्ड पे आ जाए, तो जब हमने गुड सोल्ड की होगी तो हेड ऑफिस ने एंट्री क्या की होगी, डाटा डेबिट सेल क्रेडिट, डाटा डेबिट सेल क्रेडिट। ये हुई सेल के ऊपर, ये हुई सेल प्राइस, ये हुई सेल के ऊपर, और कॉस्ट के ऊपर एंट्री क्या होगी, ये तो सेल के ऊपर एंट्री है ना, कॉस्ट के ऊपर इसकी एंट्री क्या होगी, और ये बिग का सेल कौन हुआ है आपको पता है, फिनिश गुड ए हुआ है, ये सेल ऑफ फिनिश गुड ए है। ठीक है, तो फिनिश गुड की कॉस्ट कितनी है,
16 लाख। तो जब हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करूंगा, वो फिनिश गुड जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगा 16 लाख का, और फिनिश गुड जो है वो क्रेडिट कर दूंगा 16 लाख से। यहां तो क्या मसला। अच्छा, अब डेटर डेबिट सेल क्रेडिट ये तो हेड ऑफिस में नहीं थी, तो इसके बदले में तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट फिनिश गुड क्रेडिट नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि फिनिश गुड हेड ऑफिस की नहीं है, ये तो फैक्ट्री लेजर की कैलकुलेशन। तो यहाँ पे फिनिश गुड नहीं आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, फैक्ट्री लेजर आना चाहिए। तो फिनिश गुड का आना चाहिए, वो वहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिनिश गुड क्रेडिट बाय 16 लाख कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे जीएल डेबिट बाय 16 लाख कर देंगे, ठीक है जी। ये एंट्री हो जाएगी हमारे पास। डिस्काउंट भी लेंगे ना, अभी तो सिंपल हमने सेल और कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड किया। अगर आप यहाँ पे कहना चाहते सर डायरेक्टली कर दें, अगर आप डायरेक्टली हैंडल कर सकते हो तो कर लो, इशू नहीं है, तो ये एंट्री ना करो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे डिस्काउंट अलाउड। वो जॉब्स कंप्लीट हुई, गुड सोल्ड हो गया ही, डिस्काउंट अलाउड हो गया। अब डिस्काउंट अलाउड को देख लेते हैं जरा। कंबाइन कर सकते हो, इजाज़त है आपको, इजाज़त है कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे समझाना भी होता है ज़रा, तो मैं फिर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो फिर डर होता है कि बच्चा आउट ना हो जाए। अच्छा जी, जब हमने रिकॉर्ड किए होंगे डेटर, तो हमने 2 लाख पे 2 मिलियन के ऊपर रिकॉर्ड किए होंगे ना, और क्योंकि सेल 2 मिलियन के ऊपर है, और ये हमने रिकॉर्डिंग की है, ज़ाहिर है फ़ौरन तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलता ना। कैश डिस्काउंट के आपको पता है, ये क्रेडिट सेटलमेंट डिस्काउंट होता है, ठीक है, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट होता है। तो हम कहते हैं यार हफ्ते में पैसे दे दे तो फर्दर 2% कैश डिस्काउंट ले ले, तो हमने तो ये एंट्री की हुई थी, ठीक है। अगर वो डिस्काउंट ले लेगा तो ठीक है, यहाँ से हम इसको प्लस माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड। उसने डिस्काउंट अवेल कर लिया, उसने क्या कर लिया, डिस्काउंट अवेल कर लिया। अब ये तो आईटीए वाली बात आ गई, ये तो आईटी वाली बात आ गई। जब उसने डिस्काउंट अवेल कर लिया तो उसने पेमेंट कितनी की होगी, उसने इसका 98% किया, 2% डिस्काउंट मिला, कितना मिला था डिस्काउंट, हाँ हाँ 2% है। इसका मतलब जो 2 मिलियन की सेल हुई है, डेटर से कितने मिलियन लेने थे, 2 मिलियन। अब 2 मिलियन तो नहीं मिलने, 98% मिलना है उसका। तो देखें 2 मिलियन का 98% लें जरा, कितना आता है, कैश कितना आया मेरे पास 19, तो कैश डेबिट हो जाएगा, क्या आया 1960,000, ऐसी है। अच्छा, हमारी डेटर कितना था, पैसे लेने कितने थे 2 मिलियन के, क्योंकि आपने पेमेंट कर दी, अब तो नहीं लेंगे, तो डेटर डेबिट हो गया कितने से, 2 मिलियन से, और 2 मिलियन का 2% ले लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। ये तो डिस्काउंट अलाउड की बेसिक एंट्री है, आईटी में पढ़ते हैं जी जनाब। 40,000 आ गया, लो जी ये एंट्री हम करेंगे। अब बताएं वहाँ पे क्या जाएगा, वहाँ पे क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, हेड ऑफिस में कुछ भी नहीं, वो फैक्ट्री में कुछ भी नहीं जाएगा, कोई खर्चा नहीं। अब कोई इस अब तीनों में देखें, कोई मसला इसमें, ये वाली ना करें, ये वाली ना करें। अगर आप ये वाली नहीं करेंगे तो डेटर को क्रेडिट कैसे कर पाएंगे आप, अगर आप ये एंट्री नहीं करती हो। ये एट टाइम ऑफ सेल है, ये एट टाइम ऑफ पेमेंट है, तो ये करोगे, क्योंकि पहले आप ये सेल रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि अगर वो कैश डिस्काउंट ना लेगा तो ये देगा, ये तो कैश डिस्काउंट लेगा तो फिर ये एंट्री करेंगे ना, वरना तो हम तो इसी के मुताबिक चलेंगे। तो ये रिकॉर्ड होती है पहले, ये रिकॉर्ड होंगी बाद में होंगी, ये स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये एंड ऑफ द ईयर, फाइनल ये होगा, ये फाइनल है, जो आगे इनकम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, और लास्ट में सेलिंग एडमिन एक्सपेंस आ गया 5 लाख का। तो सेलिंग और एडमिन का ताल्लुक किससे है, हेड ऑफिस से, तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस आ जाएगा।
तो सेलिंग एडमिन डेबिट, और पेड है या पेबल है, क्या क्या मैंने पढ़ा ही नहीं है यार, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है। पेड कैश क्रेडिट, ठीक है जी, ये हमारे पास सारी की सारी एंट्रीज आ गई। डन बच्चों, क्लियर? सवाल मुश्किल तो नहीं था, बस लेंथ ही है, बस लेंथ ही है, ठीक है जी। ये हमारा अभी पहला सवाल हुआ, अभी हमने 2 सवाल और करने, ठीक है। इसमें से अभी एमर एंड कंपनी वाला सवाल करेंगे, छोटा सवाल है, ये 20 मिनट में हो जाएगा। और मॉडर्न इंजीनियरिंग वाला आसान, ये बेसिक सवाल है बहुत, ये आपका पास होमवर्क में आ जाएगा। और लास्ट में रह जाएगा RIL वाला, ये आप होमवर्क में कर लेना, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो हम अभी कर लेंगे, वरना तो फिर आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल पे आ जाए, बाकी इसको पार्ट बी में कर लेते हैं हम, ठीक है, पार्ट बी में कर लेते हैं, ठीक है, चला लें फिर, ठीक है। आ जाओ जनाब, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। ये सवाल मुश्किल वाला था, ये सबसे मुश्किल था जो मैंने करवा दिया। सफायर लिमिटेड वाला थोड़ा लेंथी था, मुश्किल था। अब जो अगले सवाल आएंगे वो नन्हे मुन्ने सवाल है, वो ऐसे आराम से आपने फड़काते रहना है। मतलब अगर मैं अगला सवाल ना, अगर मैं एमर वाला ना भी करवाऊँ ना, तो आप वो कर लेंगे, क्योंकि सफायर वाला टफ था, सफायर वाला टफ था, ठीक है। तो एमर वाला आसान ही है, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी हम करते हैं इंशाल्लाह, आप कहेंगे सर ये तो उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आ जाए जरा एमर एंड कंपनी भी आ जाए जरा। एमर एंड कंपनी एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग पार्ट, वो इंजीनियरिंग पार्ट की प्रोडक्शन करता है। इट रिसीव बल्क ऑर्डर फ्रॉम बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरर, बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरर से बल्क ऑर्डर आ गया। फॉलो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ऑन जुलाई 1 2 जॉब वर्क प्रोग्रेस, 2 अभी वर्क इन प्रोग्रेस में, जबकि 2 जॉब्स क्या हो गई अभी ओपन किए ड्यूरिंग द ईयर। टोटल जॉब्स कितनी हो गई, ABCD 4 जॉब्स आ गई। डन हो गया। अच्छा, ये है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये क्या है, वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग आ गया, ठीक है। ये वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग आ गया, ये पिछले वाले सवाल में वैरायटी नहीं थी, इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया। देन और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पता ना कब आता है, कब आता है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, कहाँ यूज होना है, कहाँ यूज होना है, भाई यहाँ यूज होगा ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। ये बैलेंसिंग आएगा और फिर ये वाला आगे जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, क्लियर, ठीक है। ये वर्क इन प्रोसेस को ओपनिंग आएगा तो ये इस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल इशूड आ गया, रॉ मटेरियल इशूड है, इशूड ही आ गया। परचेज किधर किया इसने, फैक्ट्री ओवरहेड एक्टिव, परचेज नहीं किया तो ठीक है, याशी मारे, तो रॉ मटेरियल इशूड आ गया। और यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे चेक करें, कोई हेड ऑफिस लिखा हुआ है, कोई फैक्ट्री, तो ये आसान इंटीग्रेटेड, ये तो लम्हों में होगा, ठीक है। तो बेशक हम टाइमर भी लगा सकते हैं, कितने मिनट में हो जाएगा हमसे, 2:06 हुए हैं, देखते हैं कितनी देर में होता है। मटेरियल इशूड आ जाए जरा, मटेरियल इशूड, हाँ हाँ ये इंटीग्रेटेड है, ये इंटीग्रेटेड है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कि वो FL फैक्ट्री अलग मेंटेन कर रही है, अकाउंट हेड ऑफिस अलग मेंटेन कर, लिखा हुआ नहीं तो फिर इंटीग्रेटेड होता है। ऊपर वाले सवाल में मेंशन था SL फैक्ट्री लेजर, जनरल लेजर, तो ये इंटरलॉकिंग, ये देखिए कौन सा है, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग में अलग अलग अकाउंट बनते हैं, तो देखिए हमने अलग अलग बनाए, हमने अलग अलग बनाई, ये देखो फैक्ट्री के अलग, हेड ऑफिस के अलग, तो ये आसान है। अब जो मैं एमर वाला एमर एंड कंपनी करवाना है, ये तो बहुत आसान है। चलो जी, सबसे पहले आ गया मटेरियल इशूड, ये तो हमें अपने दस्ती कर लेना यार, ये तो आप समझे मजाक ही हो रहा है अब तो। मटेरियल इशूड पर आ जाए भाई, मटेरियल इशूड पर आ जाए, कितने मटेरियल हैं, ABCD वर्क इन प्रोसेस, ABCD डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। आए बच्चों कितना है,
लिखा हुआ है 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख और 6 लाख। यार रुपीस इन थाउजेंड ही ले लेते, जीरो कम लिखने पड़ते। कितने हो गए टोटल? 8, 12, 15, 6, 4.1 मिलियन। लो जी, मटेरियल की एंट्री खत्म होगी याशी। ठीक है, लेबर पर आ जाए, लेबर पर आ जाए। डायरेक्ट लेबर आवर वर्कड और उसका रेट आ गया बच्चों, ये डायरेक्ट लेबर आवर वर्कड आ गया और उसका क्या आ गया, रेट आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये उसने काम किया डायरेक्ट लेबर आवर ने। जब डायरेक्ट लेबर आवर की कैलकुलेशन करते हैं, इसका मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इसका मतलब ये चार्जिंग ऑफ लेबर होती है, चार्जिंग ऑफ पेरोल है, क्योंकि डायरेक्ट लेबर की कैलकुलेशन करना, इनडायरेक्ट लेबर की कैलकुलेशन करना चार्जिंग में आता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफाई करो ना डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, ये चार्जिंग में आता है। डन। तो इसका मतलब क्या, डायरेक्ट लेबर चार्ज। ठीक है, या चार्जिंग ऑफ पेरोल। तो सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी, चार्जिंग ऑफ पेरोल। अब देखना आप हैप्पी हैप्पी फील करोगे, सर ये वाला सवाल आना चाहिए एग्जाम, इंटीग्रेटेड वाला। उड़ते उड़ते जाएंगे। या चार्जिंग ऑफ पेरोल होगा, तो चार्जिंग ऑफ पेरोल, वर्क इन प्रोसेस ए, वर्क इन प्रोसेस बी, सी और डी डेबिट और वेजेस कंट्रोल्ड क्रेडिट। जी जनाब, भाई 20 × 20, 20 × 20 4 लाख, 20 × 20 4 लाख, और 30 × 18 15 × 16 और 18 × 15, टोटल 1.45 मिलियन। लो जी, कहानी खत्म, चार्जिंग ऑफ पेरोल भी हो गया। पेमेंट की है उसने, पेमेंट देख लो जरा यार। नहीं, कोई पेमेंट नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 1 फैक्ट्री ओवर अप्लाइड आ गया, तो पॉइंट नंबर 1 अप्लाइड एफएच आ गया। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 अप्लाइड एफएच हो गया, थर्ड एंट्री। अब देखिए मुश्किल तो नहीं है ना, तीसरी एंट्री आ जाए, अप्लाइड एफएच। वर्क इन प्रोसेस ए, वर्क इन प्रोसेस बी, वर्क इन प्रोसेस सी और वर्क इन प्रोसेस डी आ गया। ठीक है, और एफएच कंट्रोल क्रेडिट आ गया। जनाब आ जाए जरा, अप्लाइड एफएच का रेट क्या बच्चों, 10 रुपये पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो क्या करूंगा, 20 × 10, 30 × 10, 15 × 10 और 18 × 10 कर दूंगा। ठीक है जी, कोई मुश्किल? 20 × 10 था, 30, 15, 18, 30, 15, 18। यार ये भी लिख रहा हूँ मैं। जी जनाब, 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 180,000। डन हो गया, चारों को जमा करो जरा, 830,000। लो जी, कहानी खत्म हो गई यहाँ तक। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। आसान है ना ये वाला तो। चलो जी, आ जाओ जरा, नेक्स्ट देखते हैं। अप्लाइड एफएच के बाद क्या होता है, एक्चुअल एफएच, क्योंकि यहाँ से अंडर ओवर आना होता है। ठीक है नी, अच्छा जी, अब एक्चुअल एफएच हमारे पास आ जाएगा। एक्चुअल एफओएच पे आ जाए, ये क्वेश्चन में गिवन होता है एक्चुअल एफओएच, तो डायरेक्ट गिवन होता है। आइए जरा, 9 लाख। अब देखिए कितना मिनटों में काम हो रहा है।
तो FH कंट्रोल डेबिट, और क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंस हमेशा पेड होता है अगर वो पेबल ना किए तो, और यहाँ से आ जाएगा अंडर ओवर आ जाएगा, अंडर आएगा या ओवर आएगा डिसाइड करते हैं। फिलहाल अंडर नहीं लिख रहा, अप्लाइड FH लिख लेता हूँ। अंडर ओवर चेक करें आए जरा, अप्लाइड कितना है, अप्लाइड 830 है और हकीकत में खर्चा कितना है 9 लाख, तो इसका मतलब अंडर अप्लाइड आ गया 70,000 से, अंडर अप्लाइड में 70,000 आ गया। अब चेक करो अंडर अप्लाइड को कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाना है या प्रॉफिट एंड लॉस में, अंडर अप्लाइड को प्रॉफिट एंड लॉस में कह ले जाओ, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और FH कंट्रोल क्रेडिट, एंट्री नंबर 4, 5, 6 पे आ जाए जरा, 6 पे देखें क्या कहता है। 6 में क्या कह रहा है, जॉब A वाज कंप्लीटिंग ड्यूरिंग द ईयर, जॉब A क्या हो गई, अगर ये कंप्लीट हो गई इसका मतलब ये वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गया है ना, तो फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। फिर कह रहा है ऑल गुड वर शिप टू द कस्टमर, शिप टू द कस्टमर का मतलब क्या, व्हेन गुड्स आर सेंट टू द कस्टमर सो वी हैव टू रिकॉर्ड दिस सेल, जब हम चीज़ें कस्टमर को भिजवा देते हैं इसका मतलब है कंसीडर करते हैं, अज्यूम करते हैं सेल हो चुकी क्योंकि चीज़ें जा चुकी, कस्टमर ने विलिंगनेस शो कर चुकी, तो शिप टू द कस्टमर मीन ये सेल होगी हमारी, तो हम सेल भी रिकॉर्ड कर लेंगे साथ। बात समझ आती है, ठीक है। अच्छा जी, जॉब ए कंप्लीटेड, अच्छा जॉब ए कंप्लीट होगी तो एंट्री क्या करेंगे, फिनिश गुड डेबिट, फिनिश गुड ए डेबिट और वर्क इन प्रोसेस ए क्रेडिट। डन बच्चों, आए जरा आए। अब जो जॉब ए कंप्लीट हुई वर्क इन प्रोसेस में, वर्क इन प्रोसेस में, तो वर्क इन प्रोसेस में कौन कौन सा वर्क इन प्रोसेस लगेगा, तो वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास BD है प्लस मटेरियल का वर्क इन प्रोसेस, लेबर का वर्क इन प्रोसेस और FOH का कर लेते हैं, इन सारों का वर्क इन प्रोसेस लगेगा, ठीक है। अब सवाल में देखें BD कितना था ए का 1400, बाकी निशान लगाते रहते हैं 1400, और कौन आ गया 8 लाख, ऐड करते रहो ज़रा 4 लाख और 2 लाख, बस 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 बस। तो ये आंसर कैसे आया, फिर 2 लाख, आंसर इज 28 लाख। ये हमारे पास 28 लाख डेबिट, फिनिश गुड ए और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गया हमारे पास। डन बच्चों, कोई मसला। अब शिफ्ट टू द कस्टमर, अब कस्टमर को बेचना भी है, शिफ्ट टू द कस्टमर भी तो करना है ना, कस्टमर को बेचना भी तो है, शिफ्ट टू कस्टमर, कस्टमर को बेच दें। अच्छा जी, जब कस्टमर को बेचेंगे तो फिनिश गुड जो डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिनिश गुड ए क्रेडिट हो जाएगी 28 लाख से, ठीक है। सेल प्राइस ए की गिवन नहीं है तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट कर नहीं सकता, सेल नहीं गिवन तो कॉस्ट थी तो कॉस्ट के साथ में रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है। ए बेची कितने की नहीं पता, ए बेची नहीं है तो ये हमने शिप टू द कस्टमर, ये हमने सेल, ये कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री कर दिया, सेल की नहीं की, सेल प्राइस गिवन ही थे ना, कितने की बेची नहीं गिवन था। डन हो गया। लास्ट में आ जाए पॉइंट नंबर 5, लास्ट पॉइंट कहता है जॉब बी वाज आल्सो कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, जॉब बी भी कंप्लीट हो गई लेकिन मसला क्या आया, 10% ऑफ दीज गुड वर रिजेक्टेड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, 10% इसकी रिजेक्शंस आ गई
और हमने क्या किया, उस 10% को जॉब सी में ट्रांसफर कर दिया ताकि कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट उसमें कर सके। बी भी बन गया, लेकिन उसका 10% डैमेज हो गया, उस 10% को हमने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट सी में भेज दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, तो जॉब बी कंप्लीटेड। एंट्री नंबर 7 हमारी मुताबिक एंट्री नंबर 7 है, जॉब बी कंप्लीटेड। जॉब बी कंप्लीटेड। जब जॉब बी कंप्लीटेड हो तो क्या एंट्री करेंगे, फिनिश गुड डेबिट, तो फिनिश गुड बी डेबिट और वर्क इन प्रोसेस बी क्रेडिट। और इस यहाँ पे वही एंट्री सारी इकट्ठी करनी है, बी डी आ जाएगा प्लस मटेरियल प्लस लेबर प्लस एफ, ये सारों को हम यहाँ पे इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस भी आ जाएगा। ठीक है, आ जाए ज़रा इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। हाँ जी, 2500 आ गया और 1200, 540 और 300 आ गया। ठीक है जी, ओहो कहाँ चले गया मैं, काफ़ी दूर निकल गया, यहाँ पर है ज़रा। हाँ जी जनाब, कितना था, 2500, 1200, 540, 300, आंसर इज 45,40,000। और इधर भी आ गया 45,40,000, ये आ गया। पर इसमें एक मसला आया, ये 10% डैमेज हो गया, 10% डैमेज हो गया। ठीक है अच्छा, शिप टू कस्टमर, शिप टू कस्टमर। अब ये शिप टू कस्टमर जॉब बी के बारे में लिखा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से एक लाइन हमने पढ़ी कि वो इंडिकेट कर रहा है कि ऑल दी गुड्स वर शिफ्ट, सारी सारी गुड्स जो हैं वो कस्टमर को शिफ्ट हो जाएंगी जो बन चुकी होंगी। तो जितना ए बन गया वो भी शिप हो गया, जितना बी बन गया वो भी शिफ्ट कर देंगे, वो भी सील कर देंगे। 10% के अलावा वो तो आला तालीम हासिल करने के लिए वर्क इन प्रोसेस सी में जाएगा ना। जी जनाब, फिनिश गुड बी डेबिट, वर्क इन प्रोसेस सी क्रेडिट, और वो जो फिनिश गुड हमारे पास बन गए थे वो हो जाएगा, सॉरी वर्क इन प्रोसेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और वर्क इन प्रोसेस कितना था, 4540,000, और ये हमारे पास हो जाएगा 10% रिजेक्टेड। इसका 10% ले लेंगे तो आ जाएगा 4540,000, 4540,000 आ गया। और बैलेंसिंग फिनिश गुड्स आ जाएगा, बैलेंसिंग ले लें या इसका 90% ले लें, बात एक ही है। 4086,000 ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर, ये जॉब भी कंप्लीट हो गया और जॉब भी हमने कंप्लीट कर लिया था, और ये हमारे पास शिफ्ट टू द कस्टमर आ जाएगा। नहीं, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, नहीं गलत हो गया। ये वाली एंट्री ऊपर आनी है और ये वाली नीचे आनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको, ठहर मैं करता हूँ, चल चल आजा। तो एंट्री हो जाएगी फिनिश गुड बी डेबिट 4086,000 और वर्क इन प्रोसेस सी
454000 ये आ जाएगी। और जो शिप टू द कस्टमर होगी वो ये वाली होगी, ये जो बन गई है ना, ठीक है, ये शिप होगी ना, समय लग गई, वही शिप होगी ना जो बन गई 408। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 4086,000 और फिनिश गुड बी क्रेडिट 4086,000, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पास हो गया सवाल खत्म, द एंड, द एंड ऑफ द क्वेश्चन। इसको नोट कर लो यार, देख लो कोई मसला है तो पूछ लो। देखो जॉब भी जो है ना, वर्क इन प्रोसेस भी इतना था, यानी कि प्रोसेस कितना हुआ 45,40,000 का, ये सारा फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसमें से जो 10% था ना वो डिफेक्टिव हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो वो तो हमने प्रोसेस सी में चले गए, यानी कि वो बी से निकल के सी में चला गया, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या होगा, वो कंप्लीट हुआ होगा, और जो कंप्लीट हुआ होगा वो बिका होगा। ये 10% रिजेक्टेड है। अब मुझे लगता है बस हमारा हो गया कोर्स कंप्लीट। RIL वाला क्वेश्चन कर लिया, रह गया, कहती हो तो मैं करवा देता हूँ, अगर आप खुद कर लोगे मर्जी, मुझे नहीं पता। RIL वाले इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप कहोगे तो मैं लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो कर लेते हैं अभी, कोई मसला नहीं है, 20 मिनट में हो जाएगा भाई, ठीक है। आ जाओ फिर, बिस्मिल्लाह करें, RIL पे आ जाए। एंट्री सेम ही आएंगे, एंट्री सेम ही आएंगे, एंट्री नहीं चेंज होती। हाँ तरतीब आगे पीछे हो सकती है, तो तरतीब आगे पीछे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलें जी, RIL आ गया, RI लिमिटेड, RIL, सो RI लिमिटेड। फिर इंशाल्लाह हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सिलेबस, ठीक है, फिर इंशाल्लाह हमारा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद कुछ नसीहत एडवाइजेज हैं, वो इंशाल्लाह मैं छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, फिर आपको अपलोड कर दूंगा, वो फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे लेक्चर लेंथी हो गया हमारा ये वाला। RIL is engaged in the manufacturing of spare part for industrial machine. IRL receive bulk order from its customer. Follow job order costing. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कर रहे हैं, दो जॉब से 101 और 102, जैसे हमने पीछे ABCD थी, 4 थी ना, अब 2 जॉब्स आ गई हैं, ठीक है। साइज ऑफ जॉब ऑर्डर यूनिट, यानी कि 5400 यूनिट बनाने 101 के, FO1 के, और 36 FO2 के। लेबर आवर यूज्ड आ गया, लेबर आवर यहाँ से आ गया, तो यहाँ से टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, each unit of both job required 24 kg of raw material। अच्छा यहाँ पे वो यूनिट्स बता रहा है, और एक यूनिट के ऊपर एक यूनिट के ऊपर 24 kg रॉ मटेरियल लग रहा है, तो यहाँ से रॉ मटेरियल आ जाएगा परचेज, और परचेज प्राइस। अच्छा, ईच यूनिट ऑफ बोथ जॉब रिक्वायर्ड 24 kg ऑफ रॉ मटेरियल S40, तो S40 एक रॉ मटेरियल है, तो एक यूनिट के ऊपर 24 kg लगता है, और जबकि परचेज प्राइस जो है वो 30 पर kg है, तो यहाँ से हमारे पास मटेरियल परचेज आ जाएगा, ठीक है। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दी S40, यानी कि ये ओपनिंग रॉ मटेरियल है, और ये क्लोजिंग ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, फिर आगे वेजेस आ जाएंगी, फिर आ गया जॉब F02 वाज कंप्लीटेड, तो ये जॉब कंप्लीट आ गई, और फिर फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। अच्छा यहाँ पे उसने डंडी मार दी है, तो उसको ये चाहिए था कंप्लीटेड वाली बात नीचे करता और अप्लाइड वाली जरा ऊपर कर देता, जरा तरतीब जरा सीक्वेंस जरा बरकरार रहती है हमारी, तो कोई मसला नहीं है, ढूंढ लेंगे हम, ठीक है। और टोटल लेबर ओवर यूटिलाइज ड्यूरिंग द मंथ कितनी है, 1 लाख,
सो 1 लाख जो है ये टोटल लेबर ओवर यूटिलाइज हुए हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखें ये लेबर ओवर इतनी दूर जाके दिए हुए हैं, अब मुझे सारा सवाल पढ़ना पड़ेगा फिर समझ आएगी। अप्लाइड किसके ऊपर है, 120 पर डायरेक्ट लेबर आवर, अंडर ओवर आर चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल, टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है 11 मिलियन, जिनमें से 40% क्या है, फिक्स है। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज का मतलब इंटीग्रेटेड बनाऊंगा, डन हो गया। अच्छा जी, अब यहां से आप दो काम कर सकते हो, ठीक है। एक वो जो हमने तरतीब रखी है, मटेरियल, फिर लेबर, फिर अप्लाइड, फिर एक्चुअल, फिर कंप्लीट, डन। इस सवाल में मैं ये सीक्वेंस तोड़ दूं, यानी कि जो है बस वो करते रहो, ये पढ़ लो इसकी एंट्री कर लो, 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 कि सीक्वेंस से चलना है, बस उन्हें थोड़ी सी वैरायटी हो जाएगी। सीक्वेंस से चलना, फिर आपको थोड़ी सीक्वेंस के चलने के लिए थोड़ा सा चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, जो आता है देखें वो वैरायटी तो करवा दी ना मैंने, मैं चाह रहा हूँ डिफरेंट फ्लेवर हो जाए, कि अगर हमें रैंडम चलना पड़े तो वो भी हमें सोच तो आए ना, वो सोच तो हो हमें, ठीक है जी, क्लियर। अच्छा यहाँ पर है, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो मुझे नजर आ रही है ना यहाँ पे, वो सिर्फ लेबर, ऊपर लेबर की नजर आ रही है, ये लेबर की है, ये रॉ मटेरियल परचेज की, ये ओपनिंग और क्लोजिंग मेरे पास आ गया, डन हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल की रिकॉर्डिंग है कितनी है, ठीक है, क्योंकि जो टोटल आवर यूज हुए हैं वो मेरे पास 100,000 ये आवर यूज हुए हैं, ठीक है, और लेबर आवर यूज ये हैं, और लेबर का जो रेट है वो 360 है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, आइए जरा रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल फाइंड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल की एंट्री क्या करता हूँ, वेजेस कंट्रोल डेबिट, वेजेस कंट्रोल डेबिट, और विद होल्डिंग टैक्स है, जरा देखें जरा, टैक्स की बात हमने पढ़ी हो, वेजेस वर पेड, इनकम टैक्स विद हेल्ड फ्रॉम वेजेस अमाउंटिंग टू 5 लाख, तो 5 लाख का क्या है हमारे पास, विद होल्डिंग टैक्स आ गया, तो विद होल्डिंग टैक्स है हमारे पास 5 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या, वेजेस डेबिट हो जाएगा, विद होल्डिंग टैक्स क्रेडिट, विद होल्डिंग टैक्स पेबल क्रेडिट, और पेबल टू एम्प्लॉई क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें से सिर्फ ये वाली अमाउंट मुझे अभी तक पता है 5 लाख, ये 5 लाख तो मैंने क्या कर ली, रिकॉर्ड कर ली, 5 लाख हमने क्या कर ली, रिकॉर्ड कर ली। अब आपको पता है पेबल टू एम्प्लॉय तो बैलेंस ही निकलता है, पेबल टू एम्प्लॉय तो बैलेंस ही निकलता है, ये तो कभी भी आती नहीं है, तो हमेशा बैलेंसिंग ही आती है। अगर बैलेंसिंग आती है तो वेजेस कंट्रोल कितने हैं, वेजेस देने कितने हैं, पैसे देने कितने हैं, पिछले सवाल में 3 मिलियन थे टोटल, उसमें से 1 मिलियन एडमिन का था, तो 2 मिलियन देने थे, तो वेजेस देनी कितने, नहीं पता, क्या करें अब, वेजेस वर पेड, पेमेंट बता रहा है, और टोटल लेबर आवर यूटिलाइज ड्यूरिंग द मंथ 1 लाख, टोटल लेबर आवर यूटिलाइज हुए, इसका मतलब टोटल वेजेस हैं कितनी कैलकुलेट करनी पड़नी है, इसका मतलब वेजेस कंट्रोल नहीं है मेरे पास, ये वेजेस कंट्रोल नहीं है मेरे पास, तो वर्किंग वन बना लेते हैं। यानी कि अगर ये वेजेस कंट्रोल नहीं है, ये रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं है, तो ये मुझे चार्जिंग ऑफ पेरोल से मिल जाएंगे, कहाँ से मिल जाएंगे, चार्जिंग ऑफ पेरोल, तो चार्जिंग ऑफ पेरोल में उसी को चार्ज करना है ना, तो चार्जिंग ऑफ पेरोल से इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग वन बना लेता हूँ, और वर्किंग वन जो है वो चार्जिंग ऑफ पेरोल, तो चार्जिंग ऑफ पेरोल में कितनी वर्क इन प्रोसेस, 2 हैं, सो वर्क इन प्रोसेस F01 है, और वर्क इन प्रोसेस F02 है, डन। और यहाँ पे वो वेजेस कंट्रोल क्रेडिट होगा ये वाला, और ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, और यही बैलेंसिंग निकलना है, यहाँ से बैलेंसिंग निकलना है। अब वर्क इन प्रोसेस को ढूंढ लेते हैं, वो ये पड़ा हुआ, ये देखो ये पड़ा हुआ है, वर्क इन प्रोसेस का सामने पड़ा हुआ है, तो 27,500 मल्टीप्लाई बाय 360 और 21,600 मल्टीप्लाई बाय 400, तो दैट्स वाई ये वाला आसान था रास्ता,
ठीक है, कितना था पहले वाले का? 9.9 मिलियन। और दूसरे वाला 86400000। ठीक है, 8.64 मिलियन। अच्छा, वर्किंग कर दूं या डायरेक्ट कर दूं? डायरेक्ट कर दूं, ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं जनाब। 99000000 और यहाँ से 86400000 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वेजेस आ जाएगी दोनों को ऐड करने के बाद। जनाब कितनी आती है? 18.540 तो ये वेजेस कंट्रोल वो ऊपर जाएंगी अब। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया यहाँ से, ये तीर जाएगा सीधा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास आ जाएगा 185400000 और यहाँ से बैलेंसिंग आ जाएगा पेबल टू एम्प्लॉय। तो यहाँ से इस सवाल में हमें थोड़ी सी ये वाली वैरायटी मिल गई। जी जनाब, आंसर कितना था? 5 लाख माइनस करना है तो 180400000। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल, चार्जिंग ऑफ पेरोल हो गई हमारे पास। ठीक है, और उसने पेमेंट भी कर दी, सजादे ने पेमेंट भी कर दी, वेजेस वर पेड, पेमेंट हो गई। ठीक है, तो जब हम पेमेंट करेंगे तो अगर तो पेमेंट तो ये पेबल की होगी, इनकी इनकी पेमेंट होगी। ठीक है, तो पेमेंट डेबिट कर देंगे, पेमेंट ऑफ पेरोल। तो पेमेंट ऑफ पेरोल में क्या करेंगे, वो जो पेरोल क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा, पेबल टू एम्प्लॉई। कितना? 180400000 और कैश या बैंक क्रेडिट जो मुझे लिखने कोई टेंशन नहीं है। 18040, चलो टैक्स का ख्याल कर लेते हैं, बैंक से पेमेंट की उसने। ठीक है, ये पेमेंट ऑफ पेरोल हमारे पास हो गया। ठीक है, हाँ, अब ये मसला है कि भाई जो टैक्स पेबल था वो भी तो डेबिट करना है, क्योंकि वो भी तो पेबल था, वो भी तो पे किया होना है। अब टैक्स वाली बात पर है, टैक्स वाली बात पर है, वो ये कह रहा है कि इनकम टैक्स विद हेल्ड जो है ना वो है 5 लाख का। कितने का? 5 लाख का। विच वुड बी डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रायर, जो कि गवर्नमेंट के खजाने में हम जमा कराते हैं, करेंगे इन द फॉलोइंग मंथ, इन द फॉलोइंग मंथ, इन द फॉलोइंग मंथ, यानी कि अगले महीने करवा रहे हैं, अभी तो करवा ही नहीं रहे, अभी तो इस महीने तो पेमेंट ही नहीं गई, अगले महीने पेमेंट करनी है, तो पेमेंट में तो ये डेबिट तो नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैक्स पेबल टू टैक्स पेबल टू फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग को कहते हैं नेक्स्ट मंथ। सो दैट्स व्हाई टैक्स पेबल डेबिट नहीं हुआ, क्योंकि पे नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो ये हमने कर लिया पॉइंट नंबर 4। ठीक है, ठीक है जी, कोई भी नाम दे दो उसके एंट्री को। ये हमने कर ली, लेबर की एंट्रीज कर ली, लेबर की एंट्री कर ली। अब आगे आ जाए यहाँ पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कर लें। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कर लें, और रॉ मटेरियल कौन था? S40। जी भाई, रॉ मटेरियल की एंट्री कर दी, रॉ मटेरियल डेबिट, रॉ मटेरियल उसको क्या हो गया? अच्छा,
रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट और आए जरा रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। भाई परचेज प्राइस कितनी है? परचेज प्राइस कितनी है हमारे पास? 30 पर केजी है, 30 पर केजी है। और ईच यूनिट ऑफ बोथ जॉब रिक्वायर्ड, इसका मतलब दोनों जॉब को रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जरा कीमती वर्ड आ गया जरा। जॉब रिक्वायर्ड 24 kg ऑफ रॉ मटेरियल, इसका मतलब ये है ये रॉ मटेरियल यूज्ड है, ये रॉ मटेरियल यूज्ड है, पर मुझे तो परचेज चाहिए। तो कोई नहीं, वो फॉर्मूला ओपनिंग क्लोजिंग इसलिए तो दिए हुए हैं ताकि यूज से परचेज निकाल लो, है ना? तो कोई नहीं, फाइंड कर लेते हैं। सो रॉ मटेरियल परचेज्ड, रॉ मटेरियल पर इन्वेंट्री परचेज्ड नहीं गिवन, तो कोई नहीं, वर्किंग नंबर 2 बना लेते हैं एक, और वहां से ये फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, आ जाओ जरा वर्किंग नंबर 2, रॉ मटेरियल परचेज्ड। चलें जी, आ जाएं ज़रा। तो रॉ मटेरियल डेबिट होता है, कैश क्रेडिट होगा या पेबल, जो मर्जी लिख लें आप। ठीक है, पेबल, पेबल कर लो। कंफर्म ना हो तो दोनों लिख लिया करें, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आए ज़रा यार। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल यूज्ड। ओपनिंग पर आ जाएं, ओपनिंग कितनी है? जी 2940 और 1740। सो 2940 माइनस 1740 और यूज्ड कितनी है? यूज कितनी है? यूज आई ज़रा यूज कैलकुलेट करनी है, यूज कैलकुलेट करें जी जनाब। यूज कितनी आएगी? ईच यूनिट 24 kg है, ईच यूनिट 24 kg है। करें जरा आंसर देखो क्या आता है। कितना? 216,000। अच्छा जी, रॉ मटेरियल यूज कितना किया? परचेज प्राइस हमारे पास ये आ गई, पैसे हैं, इन दोनों को जमा करो जरा, इसको और इसको दोनों को जमा करो। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 24 करो। नहीं, इन दोनों को करो जरा, इन दोनों को करो, कितना आया? 9,000 आया। अच्छा, 9,000 को मल्टीप्लाई करें 24 से, 216 मल्टीप्लाई बाय 30 करो, ये आंसर है। पैसों में लेना ना, ठीक है। दोबारा लिखो जरा, ये आया था 9,000 यूनिट्स, ठीक है। और अब आ जाओ ये यूज कैसे आया, ये वाला भाई साहब कैसे आए? 9,000 यूनिट से मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। आंसर कितना आया? 6480,000, ये ऐसे आएगा, ठीक है। और वो अब बैलेंस ही निकलेगा परचेजेस। तो ये वाली हम तो सीवी में भी वैरायटियां करके आए हैं जी। परचेजेस कितना है रॉ मटेरियल? 5280,000, ठीक है। ये आ गया मेरे पास रॉ मटेरियल परचेजेस, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5280,000 और 5280,000, ये हमारे पास रॉ मटेरियल परचेजेस आ जाएगा। डन बच्चों? अच्छा जी,
ये रॉ मटेरियल परचेज आ गया। अब रॉ मटेरियल इशूड कर लेते हैं। रॉ मटेरियल इशूड, क्योंकि दो प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है ना, और दो प्रोसेस वर्क इन प्रोसेस F01 और F02। और रॉ मटेरियल इन्वेंटरी जी जनाब। भाई रॉ मटेरियल इन्वेंटरी कितनी है हमारे पास, किधर गई 6480 000 ठीक है। अच्छा जी, भाई रॉ मटेरियल जो इशूड होगा, मुझे ये बताएं, दो तरह की इन्वेंटरी है। एक इन्वेंटरी परचेज है, क्या ये लूंगा या ये लूंगा? अब इशूड में ना दो इन्वेंटरी आ गए ना, एक 5280 है और एक 6, इन दोनों में से कौन सी लूंगा? भाई इशूड होती है जिसने यूज होना हो, जो रॉ मटेरियल जो इशूड होगा वो रॉ मटेरियल यूज्ड होगी, तो यूज को लेना है आप लोगों ने, यूज्ड को लेना है, परचेज नहीं आएगी। अच्छा पहले हमने क्यों नहीं फर्क किया, ये रॉ मटेरियल परचेज ही क्यों ले रहे थे यहाँ पे? क्योंकि वहां पे परचेज और यूज दोनों बराबर थे, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था। सो दैट्स व्हाई, जो अगर आप पिछले सवालों में देखें तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल इशूड है ये परचेज ही है, इशूड फ्रॉम स्टोर, क्या चलो उन्होंने ऑलरेडी इशूड दिया हुआ, ठीक है, ये यूज्ड ही है, क्योंकि यहाँ पे परचेज और यूज दोनों बराबर है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल जो इशूड होगा वो यूज लेंगे, यानी कि रॉ मटेरियल जो यूज लेंगे वो लगेगा 6480 64। अच्छा हुआ यार ये मैंने करवा दिया, वरना मसले मसाल हो जाना था ना, ठीक है। वर्किंग प्रोसेस में आ जाए भाई, वर्किंग प्रोसेस में कैसे आएंगे ये देखो, वर्किंग प्रोसेस में कैसे आएंगे, 54 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 30, दोबारा ठहर जा आराम से, 54 था मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 30, और हमसाया इसका 3600 24 मल्टीप्लाई बाय 30, ऊपर वाला कितना है, ऊपर वाले का आंसर बताएंगे लगाया 3888000 और हमसाया 259200, और ये हमारे पास ही आ गया, डन हो गया। अच्छा 3888, ठीक है 3888 डन हो गया। चलो जी, ये हमारे पास मटेरियल की एंट्रीज हो गई। अब आ जाए अप्लाइड एफओएच, लेबर की हो गई, मटेरियल की हो गई, अलग अलग कर लेते हैं। अप्लाइड एफओएच पे आ जाएं, उम्मीद है आगे आसानी होगा। अच्छा जी, अप्लाइड एफओएच पे आ जाए बच्चों। वर्क इन प्रोसेस ए, वर्क इन प्रोसेस F02 डेबिट और एफओएच कंट्रोल क्रेडिट। आए जरा, आने जरा जी, वर्क इन प्रोसेस कितना आ गया अप्लाइड एफओएच का? अप्लाइड एफओएच कह रहा है कि इफेक्टिव ओवरहेड एट 120 पर डायरेक्ट लेबर आवर, और डायरेक्ट लेबर आवर कितने हैं 27500 और 21600 मल्टीप्लाई बाय 120 करते हैं, ठीक है। 27500 21600 मल्टीप्लाई बाय 120, इधर भी आ जाएगा 120 इधर भी आ जाएगा, और कहानी हमसे खत्म हो जाएगी हमारी जी। 3.3 मिलियन, और सात वाला हमसाया 259200, ये हमारे पास आ जाएगा। दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 5892000, ठीक है। ये हमारे पास अप्लाइड एफओएच आ जाएगा, ठीक है।
एक्चुअल एफओएच, एक्चुअल एफओएच, एक्चुअल एफओएच, हालांकि तरतीब वाइज देखें तो एक्चुअल एफओएच नहीं आ रहा, ये हमने अप्लाइड एफओएच लिखा ही है। इसके बाद जॉब्स कंप्लीट वाला था, ये हमने छोड़ दिया, चलो अब बाद में कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। एक्चुअल एफओएच हमने पढ़ा था यार कितना, 11 मिलियन, कितना पड़ा एक्चुअल एफओएच, 11 मिलियन पड़ा हुआ, ठीक है। आउट ऑफ विच 40% वर फिक्स, इसमें से 40% क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास फिक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। एफएच कंट्रोल डेबिट और कैश क्रेडिट हो गया 11 मिलियन। अब यहां से आ जाएगा अंडर ओवर, अंडर ओवर, अंडर आएगा या ओवर आएगा डिसाइड कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अप्लाइड ओवरहेड लिख लेता हूँ। अब इधर है जरा प्लीज, यहाँ पर है, ये तीसरी वैरायटी आ रही है अंडर ओवर में, तीसरी वैरायटी आ रही है अंडर ओवर में। देखें आप लोग क्या करेंगे, ये एक्चुअल उठाएंगे, ये अप्लाइड उठाएंगे, दोनों को डिफरेंस लेके खत्म कहानी कर देंगे। हालांकि उसने एक स्टेटमेंट लिखी है फिक्स ओवरहेड के मुतालिक, कहता है ये जो फिक्स ओवरहेड 11 मिलियन पड़ा है ना, आउट ऑफ विच कहता है इसमें से 40% जो है वो फिक्स पड़ा हुआ है, 40% जो है वो फिक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर 40% फिक्स पड़ा हुआ है, 40% जो फिक्स पड़ा हुआ है, तो रिमेनिंग वेरिएबल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जब हम अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करेंगे, जब हम अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है अंडर ओवर अप्लाइड जो है वो आपके पास फिक्स ओवरहेड की बेस के ऊपर आता है। किसके ऊपर आता है, फिक्स एफओएच के ऊपर आता है ना। तो 60% वेरिएबल भी है। अब वेरिएबल में प्रोडक्शन ओवरहेड के ऊपर कितना लगा हुआ है, और ये जो 40% फिक्स है, 40% फिक्स कहाँ कहाँ लगा हुआ, ये उसने नहीं बताया, ये नहीं बताया। सिंपल ये कह देता, सिंपल ये कह देता कि टोटल एक्चुअल क्या लिखा हुआ, टोटल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 11 मिलियन क्या, ये एक्चुअल ओवरहेड है, ये फिक्स ओवरहेड नहीं है टोटल के सारे साथ, ठीक है। हमने अप्लाइड एफओएच लिख लिया, यहां से टोटल एफओएच आ गए, उस टोटल एफओएच में 11 मिलियन में से 40% वर्क फिक्स्ड है। अब ये फिक्स कहां कहां है, किस किस का है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। हमने जो अप्लाइड ओवरहेड लगाए, हमारे मुताबिक अप्लाइड ओवरहेड कितने आए, यानी कि 11 मिलियन है ना, 11 मिलियन है, तो 11 मिलियन में से कितने मिलियन आए, 5.9 मिलियन, कितना है 5.9 मिलियन। इसका मतलब 5.9 मिलियन ये अप्लाइड ओवरहेड है। इसका मतलब जो रिमेनिंग होंगे वो हमारे पास वेरिएशन आ रही है, 11 मिलियन और यहाँ पे 5.9 मिलियन, मान लो 6 मिलियन कर लो, तो फिर भी 5 मिलियन की वेरिएशन आ रही है। उस 5 मिलियन से 4 मिलियन फिक्स्ड है, वो कितने होंगे वो हमें नहीं पता। अब ये जो अप्लाइड ओवरहेड है, तो अब हम ये वाले कंसीडर नहीं करेंगे, हम अपने वाले अप्लाइड ओवरहेड खुद कैलकुलेट करेंगे। वो अप्लाइड ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहां पर आए जरा। ये अप्लाइड ओवरहेड किस बेसिस के ऊपर आया, 120 120 120, ये 120 OAR पर आवर आ गया। और यहां पे बताएं टोटल लेबर आवर यूटिलाइज ड्यूरिंग द ईयर, तो ये एक्चुअल लेबर आवर आ गए, ये क्या हो गए, एक्चुअल लेबर आवर आ गए। अगर एक्चुअल लेबर आवर ये हैं, OAR पर आवर ये है, तो यहां से अप्लाइड ओवरहेड टोटल में नहीं आ जाएगा, डायरेक्ट अप्लाइड ओवरहेड आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई बाय 120 कितना आया, 12 मिलियन। बस ये सुनना चाह रहा था, 12 मिलियन के असल में अप्लाइड ओवरहेड लगे टोटल में, वो तो वर्क इन प्रोसेस में लगे हैं, वो तो वर्क इन प्रोसेस में लगे हैं। टोटल कितने लगे, 12 मिलियन, और एक्चुअल कितने, 11 मिलियन। तो अंडर ओवर कितना निकलेगा, 1 मिलियन का सिर्फ। और अगर हम अगर वो ना देता, अगर वो ना देता 1 लाख ना देता, तो ठीक है, फिर मैं यही करता, यहां से अप्लाइड उठाता,
ये वाले और एक्चुअल से कंपेयर कर देता। ये तो अप्लाइड ओवरहेड वो हैं जो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में लगे हैं, इसका मतलब बाकी भी कहीं ना कहीं लगे होंगे। टोटल 12 मिलियन के अप्लाइड ओवरहेड लगे हुए हैं, ये तो वही जो इन 2 जॉब्स पे लगे हुए हैं। क्या बाकी बिजनेस इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा होगा? ठीक है, क्लियर। और टोटल लेबर आवर कितने हैं? 1 लाख। और हमने कितने यूज किए में? 27,500 और 21,500, तो कुछ हजार के लेबर आवर की बेस के ऊपर अप्लाइड ओवरहेड आ रहा होगा हमारा। इसका मतलब बाकी भी कहीं पे ना कहीं पे ओवरहेड लगे हैं, बाकी ना कहीं भी ओवरहेड लगे, वो कहाँ पे लगे उसने नहीं बताया, तो हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। तो ये वैरायटी अच्छी थी, तो अप्लाइड ओवरहेड अपने कैलकुलेट करेंगे। जी जनाब, कैसे आया, कैसे आ गया ये? अप्लाइड 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 120, 12 मिलियन, और एक्चुअल आगे 11 मिलियन, तो अंडर अप्लाइड आ गया 1 मिलियन का, अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड आ गया, ओवर अप्लाइड 1 ओवर। ठीक है, तो ओवर अप्लाइड की एंट्री कर लेते हैं। एफ डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये लेक्चर लेंथी हो गया, तो उसको 2 पार्ट्स में देख लीजिएगा आराम आराम से, कोई जल्दी ना चाहिएगा। ठीक है, सारी मिनट ज़ाया हो जाएगी फिर। ठीक है, जॉब कंप्लीटेड ये हो गया हमारे पास, लास्ट एंट्री रहेगी बस, फिर लेक्चर ख़त्म, सिलेबस ख़त्म। अच्छा जी, लास्ट में आ जाए यार, लास्ट में आ जाए, सवाल में आ जाए ज़रा। लास्ट में वो कह रहा है कि जॉब F01 वाज इन प्रोसेस, F01 प्रोसेस में, जबकि जॉब वाज F02 वाज कंप्लीटेड, तो जॉब F02 कंप्लीट होगी। मंथ ऑफ February एंड फिनिश गुड वर सेंट टू वेयर हाउस ड्यूरिंग द डिलीवरी टू द कस्टमर 50 यूनिट वर डैमेज, 500 डैमेज हो गए, और उनकी जो NRV होगी वो 50% ऑफ द कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, तो जॉब कौन सी कंप्लीट हुई है? F02। F01 वर्क इन प्रोसेस में, तो ठीक है उसकी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो फिनिश गुड तक पहुंची नहीं है, तो उसको अल्लाह हाफिज़ कह देंगे। तो जॉब F02 कंप्लीटेड, जॉब F02 कंप्लीटेड। अगर जॉब कंप्लीट होगी तो एंट्री क्या करेंगे? फिनिश गुड डेबिट, फिनिश गुड डेबिट F02 और वर्क इन प्रोसेस F02 क्रेडिट। डन हो गया। अच्छा, अब सारों को इकट्ठा करके लेकर आते हैं, जरा आ जाओ, जरा ढूंढे ढूंढे ढूंढे, आ जाओ आ जाओ। पहला आ गया 8640, फिर 2592, फिर 2592, वाह मैच कर गया। ठीक है, तीनों को ऐड करें, आंसर आ जाएगा। ठहरो ठहरो, 1382400, 1382400, ये पता चल जाएगा कैसे आ गया? पता चल जाएगा ना? ठीक है, और इनको क्या कर दिया? कस्टमर को बेच दिया, कस्टमर को बेच दिया, तो फिनिश को डेबिट हो जाएगा। वन 1382400 फिनिश को डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और डैमेज कितनी हुई है? डैमेज कितनी हुई है? डैमेज कितनी हुई है? 500, ऐसी 500 डैमेज हुई है और 50% ऑफ कॉस्ट है। 500 डैमेज हुई है और 50% ऑफ कॉस्ट है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 500 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट का 50% ले जरा,
कॉस्ट का 50% है। पर यूनिट पे जाना पड़ेगा आपको, पर यूनिट पे जाना पड़ेगा, पहले पर यूनिट पे जाना पड़ेगा आपको। फिनिश गुड के यूनिट्स कितने बने हमारे पास, ये पैसे हैं। हाँ, फिनिश गुड कितने, 3600 F02 कंप्लीट है, 3600 है। 3840। इसका मतलब ये हुआ पर यूनिट कितना आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा डैमेज इन्वेंट्री हमारे पास डेबिट हो जाएगी। डैमेज इन्वेंट्री कैसे है बच्चों, 500 यूनिट है, 500 यूनिट है और कॉस्ट पर यूनिट चाहिए ना, तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे आ जाएगी 13824000, ये टोटल है और यूनिट से डिवाइड करने के कितने हैं 3600, और उसको उसने क्या कहा था इसका 50% है। वही तो लेंथी कैलकुलेशन आ गई। कितना आंसर आया 960,000, जगह नहीं मेरे पास ख्याल को, ठीक है यहाँ पे लिख लेता 960,000 ये आ गया। डन, यहाँ तक मसला। और जब वो फिनिश गुड हमने बेच दी तो फिनिश गुड क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हुई। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई, प्लीज प्लीज रुके 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 रुके, कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे आसानी से नहीं आएगी, आसानी से नहीं आएगी, आसानी से नहीं आएगी। यूनिट्स माइनस डैमेज्ड, यूनिट्स माने डैमेज, तो 3600 थे यूनिट्स, 500 निकल गए, कितना आया 3100 आया, ठीक है। और 3100 का पर यूनिट रेट बनेगा, यहाँ से आ जाएगा 3100, और पर यूनिट रेट इसका, ये पर यूनिट रेट कितना आता है 3840, तो मल्टीप्लाई कर दें 3840 से, ये यहाँ क्या आंसर आएगा। कोई मुश्किल नहीं कैलकुलेशन कर दी मैंने, ज़रा आसान हो सकती है वैसे अगर मैं इसको तोड़ दूँ तो। जी 11904000, ठीक है। ये मुझे लगता है मैंने मुश्किल कर दिया है, आसान हो सकता है, ये तोड़ दूँ आसान हो जाएगा ये। बैलेंसिंग इसके अलावा आएगा, क्योंकि एनआरवी पे भी किया ना वो, तो जाहिर है नुकसान होगा कुछ ना कुछ। इन दोनों का टोटल करें, ये नहीं आ रहा होगा, करें जरा 1286400। अब इन दोनों का डिफरेंस लें तो लॉस आ जाएगा, ये आ जाएगा बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ दोबारा 960,000 आ रहा है, ठीक है आने दो, कोई मसला नहीं, हमारा क्या जाता है, बिल आ रहा है हमारा, ठीक है 960,000 आ जाएगा, ठीक है वही आना ना, क्योंकि टोटल तो ये बनना है, तो ठीक ये एंट्री बनेगी, तो ये हमारे पास बैलेंसिंग आ जाएगा, ये बैलेंसिंग आ जाएगा। हाँ 50% वो बेचा, 50% का सीधा लॉस आ जाएगा, ठीक है। सवाल डन यार, सवाल डन। अगर अभी कहते मैं तोड़ के आसान कर देता हूँ, ये मैंने कंबाइन एंट्री कर दिया, सही है, ठीक है बच्चों। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो है CMA का कोर्स खैर वाफिया के साथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जितना बच्चों हमने क्लास में करा तो हमने कर लिया, अब आपकी अपनी एफर्ट है, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। रिवीजन प्लान मैंने आपके साथ ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो हमने क्लास में जो लेक्चर्स पढ़े उस लेक्चर्स को रिवाइज़ करेंगे, जो इतने भी हमने क्लास में पास पेपर किए वो पास पेपर को रिवाइज़ करेंगे, फिर जो रिवीजन प्लान में जो पास पेपर ऐसे हैं जो शायद हमने ना किए हों, आपने वो भी अटैम्प्ट करना, ठीक है जी। और इनमें जो प्रॉब्लम आया व्हाट्सएप में बिल्कुल मुझसे क्वेश्चन पूछते रहें, जो भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है उसकी तस्वीर खींचें, व्हाट्सएप में आप कर दें, पोस्टिंग कर दें, ठीक है। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई योर ऑल क्यूरीज, ठीक है। और एग्जाम टिप्स के लिए इंशाल्लाह मैं आपको छोटी सी एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है, वो मैं आपको एग्जाम टिप इंशाल्लाह पहुंचा दूंगा। लेकिन अभी भी ज़्यादा से एक आध एग्जाम टिप सुन लें, याद रखिएगा आपने क्वेश्चन कंप्लीट करने की तरफ नहीं जाना,
आपने कंप्लीट क्वेश्चन करने की तरफ नहीं जाना। आप लोगों ने टाइम के साथ क्वेश्चन को बाउंड कर लेना है। फॉर एग्जांपल, और टाइम टाइम आपको सबको पता है, सारे माशाल्लाह के आपके बच्चे हैं, आपको पता है कि 1.8 है, 1.8 है, ठीक है। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 नंबर का मार्क्स आ गया, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो 18 मिनट है। तो बच्चों करना क्या, 18 मिनट में जितना सवाल कर सकते हो कर लो। और आपको लगता नहीं यार मैं अंजाम तक पहुंच गया हूँ, 2-3 मिनट और लग जाएंगे, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है, सो यू हैव टू स्पेंड मोर 2 और 3 मिनट्स टू कंप्लीट योर क्वेश्चन। अगर हो रहा है तो कंप्लीट कर ले, 2-3 मिनट ऊपर लगा ले, डन। दूसरी बात, 15 मिनट रीडिंग टाइम आपने कैसे स्पेंड करने हैं, आपने 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में क्या करना है, सारे के सारे जितने भी 9 क्वेश्चन होंगे, पहला क्वेश्चन को नजरों से देखना है और उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 नजरों से देखना है जल्दी और रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी है। और फिर ना पेपर के ऊपर छोटे छोटे लिखते रहना बेशक, अच्छा यार ये इस वाले चैप्टर में से आया, ये इस वाले चैप्टर में से आया, ये इस वाले चैप्टर है। तो पहले 15 मिनट आप ये करेंगे। 15 मिनट से पहले अगर आपने 9 क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लिया किस किस टॉपिक में से आया, फिर आपने ये आइडेंटिफाई कर लेना है 15 मिनट के अंदर अंदर यार आपने सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप करेंगे ग्रुप ए, डोंट स्टार्ट विद ग्रुप बी, वो मुश्किल सवाल होंगे, उसके अंदर वैरायटियां ज्यादा होंगी, फंसा देंगे आपको, शुरू में आपके टाइम खा जाएंगे वो मुश्किल सवाल। तो स्टार्ट विद ग्रुप पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे एंड स्टार्ट फ्रॉम द इजीएस्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सबसे आसान आता है वो स्टार्ट करेंगे, डन हो गया। और सवाल में डिसीजन मेकिंग लाजमी है, ये पक्की बात है, और ये बात बांध लें, डिसीजन मेकिंग का सवाल एग्जाम में प्रेशर में आप कहें कि मैं सारा कर लूं ये बहुत मुश्किल है, नहीं होने वाला। अगर आप डिसीजन मेकिंग स्टार्ट में भी करें ना, फिर भी पक्की बात कर रहा हूँ 70% से ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, जितना मर्जी भी, मतलब जितने मर्जी सवाल करके चले जाएं, क्योंकि वो सवाल डिसीजन मेकिंग ऐसी नई वैरायटियां डालनी है, उस वक्त आपको सोचना पड़ेगा और वो सवाल आपका सारे पेपर का बेड़ा गर्क करेगा। तो करना क्या, डिसीजन मेकिंग के सवाल को सबसे एंड पे रखना आपने। क्यों, उसकी रीजन बताता हूँ। देखो, अगर आप शुरू में करो फिर भी 100% नहीं होने वाला। क्यों होने वाला है, या तो आप माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि डिसीजन में 100% करें, तो अच्छी बात ही कोई नहीं है। डिसीजन मेकिंग ने पूरा नहीं होना, क्योंकि वैरायटियां बहुत कम्प्लेक्स होती हैं, समटाइम कम से कम ऐसी वैरायटियां आ जाती हैं, असम्पशन के साथ चलना पड़ता है, तो समटाइम सोच नहीं आती है। तो करेंगे क्या, डिसीजन मेकिंग को एट द एंड करेंगे। अगर एट द एंड करेंगे और 50% भी एट द एंड कर लूंगा, बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि वो होना ही 50%, 60%, 70%, 80% होना होता है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग का सवाल कब करूंगा, सबसे आखिरी सवाल, 9वां सवाल मेरा डिसीजन मेकिंग का सवाल होगा। उससे पहले मैं सारे सवाल करूंगा, पहले ग्रुप ए करेंगे, फिर ग्रुप बी करेंगे, और ग्रुप बी में सबसे एंड में कौन सा सवाल करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। और जब आप ग्रुप बी में जाएंगे, कहां पे जाएंगे, ग्रुप बी में जाएंगे, तो फिर आपने क्या करना है, टाइम के साथ साथ चलना है। एग्जामिनर खुद कहता है सारे सवालों को करना 60, 70, 80%, ये ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू कि आप कुछ सवाल कंप्लीट करें और कुछ सवाल छोड़ ही आए। बिल्कुल यार मेरा 10 नंबर का बच्चा सर 20 नंबर का सवाल मेरा रह गया सर, वो टाइम ही नहीं मैनेज हुआ सर। तो नहीं होना टाइम मैनेज, मुश्किल सवाल टाइम खाएंगे आपका। तो टाइम मैनेज कैसे करना है, हर एक सवाल को 1.8 मिनट दो, हर एक सवाल को उसको इज्जत दो, उस सवाल को उसका हक देंगे, हर एक सवाल को उसका हक देंगे, अल्टीमेटली सारा पेपर आपका पास हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में और इसके अलावा जितने भी आप कैफ के पेपर दे रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह आपको सारों में कामयाबी अता फरमाएंगे। इंशाल्लाह इस दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएंगे, कैफ भी जल्दी क्वालिफाई करेंगे, और इंशाल्लाह हेयर आफ्टर अल्लाह ताला इसके बाद जो आने वाली दुनिया है फॉर एवर लास्टिंग, अल्लाह ताला उसमें भी आपको कामयाबी देंगे, ठीक है। मुझे भी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू इन माई प्रेयर्स। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, जान लगाइएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। अब ये वो वक्त है जिसमें आपने सुस्त नहीं होना, जिसने आपने और एनर्जी गेन करनी है, आपने और जज्बे से करना है कि बस ये आखिरी ट्रायल, ये आखिरी लम्हात, ये आखिरी वक्त है, आखिरी दिन है। यहाँ पर आपने इस वक्त जिसने जितना अपने वक्त को यूटिलाइज कर लिया, सर इंशाल्लाह पेपर पास कर लेगा, बेशक कॉस्ट अकाउंटिंग का हो, रिपोर्टिंग का हो, ऑडिट का हो, MFA का हो, जो मर्जी पेपर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।